हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 ऑफ बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी, जो कि बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। उसका यूनिट 1 करने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथडोलॉजी। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसके अंदर हम समझेंगे कि मीनिंग क्या है रिसर्च की और उसका स्कोप क्या है। तो रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। रिसर्च का एक पूरा सिस्टमेटिक तरीका है, एक ऑब्जेक्टिव तरीका है, एक पूरा प्रोसेस है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और एनालाइज करते हैं डेटा को, ठीक है ना, ताकि हमारी उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, ठीक है ना। किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उसको रिकॉर्ड करके उसको एनालाइज करके उस चीज़ के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाते हैं। तो इस पूरे सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिसर्च बोलेंगे। इट एम एट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स। इसके अंदर क्या किस किस चीज़ों का ध्यान दिया जाता है कि हम नई चीज़ें ढूंढें, हम नए फैक्ट्स ढूंढें। वेरीफाइंग एंड टेस्टिंग एग्जिस्टिंग थ्योरी, और जो थ्योरीज हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी अवेलेबल है उनको वेरीफाई करना कि ये थ्योरी सही है या नहीं है, और टेस्ट करना कि ये मतलब सही थ्योरी दे रखी है जिसने भी दी है रिसर्चर ने या फिर नहीं दे रखी। और प्रपोजिंग न्यू इंटरप्रिटेशन, और अगर आपको लगे इसके अंदर ये गलत है या फिर ये इस चीज़ को थोड़ा बेहतर तरीके से लिखना चाहिए था, तो आप उसके अंदर अपनी नई इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। इसका नेचर क्या है, साइंटिफिक होता है। रिसर्च एक साइंटिफिक नेचर की चीज़ है इन्वॉल्व इसके अंदर, क्योंकि हम बहुत ध्यान से प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हमें रिसर्च करनी है और बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है और लॉजिक भी इसके अंदर नेसेसरी है, ठीक है। तो ये था आपका रिसर्च। अगर हम डेफिनेशन देखें क्लिफोर्ड वुडी की लैंग्वेज में, तो उन्होंने क्या बोला, रिसर्च कॉम्प्रोमाइज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम। रिसर्च के अंदर क्या होता है, हम प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं और रीडिफाइन करते हैं और हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस मतलब पहले से किसी चीज़ के बारे में सोच लेना, मतलब ये चीज़ अच्छी है या फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा किसी चीज़ पर या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और उसका सल्यूशन देना, ठीक है। रिसर्च क्या होती है, डिफ़ाइन करना और रीडिफाइन करना प्रॉब्लम्स को, और उससे पहले हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना और उसका सॉल्यूशन देना, कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना और इवेल्युएट करना डाटा को, जैसे कि हम ऊपर भी पढ़ कर आ चुके हैं। फिर ये सब करने के बाद हम लास्ट में एक अपना कंक्लूजन देते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, वो है केल्डिंगर की लैंग्वेज के अंदर डेफिनेशन। इन्होंने क्या बोला, रिसर्च इज़ द सिस्टमेटिक कंट्रोल्ड एंड एम्पेरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। यानी आपने कुछ भी दिमाग में हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन लिया, उस चीज़ के बारे में सिस्टमेटिक कंट्रोल और एम्पेरिकल और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करना क्या कहलाया जाता है, रिसर्च कहलाया जाता है। आगे चलते हैं, अभी स्कोप ऑफ रिसर्च की, रिसर्च को कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। सबसे पहले आता है इसके अंदर एकेडमिक्स में, पढ़ाई लिखाई के अंदर आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल करती है। जैसे कि कोई सी भी जितने भी एजुकेशन के अंदर थ्योरीज़ होती हैं, वो थ्योरी कैसे डेवलप की गई हैं, रिसर्च करके की गई हैं। थीसिस होती हैं, डिसर्टेशंस होती हैं, पब्लिकेशंस होती हैं। तो ये सब हमारे रिसर्च का पार्ट है, और ये सब किसका पार्ट है, एकेडमिक का। जिस तरीके से एकेडमिक्स में पढ़ाई में रिसर्च ज़रूरी है, ऐसा बिजनेस के लिए भी रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें मार्केट को समझना है, मार्केट को एनालाइज करना है, तो हम मार्केट रिसर्च करेंगे। हम एक एक दुकान पर जाएंगे, देखेंगे कि मतलब क्या क्या मामला है, क्या नहीं, कौन लोग में इस प्रोडक्ट को कितने प्राइस में बेच रहा है और क्या है। और प्रोडक्ट टेस्टिंग करने के लिए हम पहले उसको अपने मार्केट में डालेंगे और देखेंगे कि उसके बारे में रिसर्च करेंगे कि कितने लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद आता है या नहीं पसंद आता है। HR स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है। मॉडलिंग, ऑपरेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स के लिए भी बिजनेस रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट के लिए भी रिसर्च की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने से पहले रिसर्च करनी पड़ती है, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को रिसर्च करनी पड़ेगी, और पब्लिक ओपिनियन की स्टडी करनी है, समझना है कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है, उसके लिए भी सरकार को इस रिसर्च करनी पड़ेगी। और सोशल साइंस, ह्यूमन बिहेवियर समझना, सोशल इश्यूज सॉल्व करना, कल्चरल फिनोमिना, ये सब चीज़ें किसका पार्ट होंगी, हमारी सोशल साइंस का। और नेचुरल साइंस में भी जैसे इन्वेंशन करना, इनोवेशन करना, टेक्निकल एडवांसमेंट करना, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, हमारा नेचुरल साइंस का। अब आगे बढ़ते हैं,
एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च इन बिजनेस, कि किस तरीके से रिसर्च जो है बिजनेस के अंदर यूज़ की जाती है। ठीक है, रिसर्च हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट। रिसर्च किस में हेल्प करती है? हमारे जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में रिसर्च हेल्प करती है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग का डिपार्टमेंट जो होता है वो भी क्या करता है? रिसर्च करता है। मार्केटिंग रिसर्च के अंदर क्या आएगा? हमारा मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है, और प्रोडक्ट टेस्टिंग, एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब हमारा मार्केट रिसर्च का पार्ट होगा। फिर उसके बाद आएगा हमारा ऑपरेशन रिसर्च। इसके अंदर क्या आएगा कि प्रोसेस की एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है, इन्वेंट्री और लॉजिस्टिक का ऑप्टिमाइजेशन कितना है, ये हमारा होगा ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट। फिर होगा हमारा फाइनेंशियल रिसर्च। फाइनेंशियल रिसर्च के अंदर हम करेंगे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की कितना पैसा लगाना है, क्या बजट होगा, क्या फोरकास्ट होगी, ये सब चीज़ें करने के लिए हमें रिसर्च करनी ज़रूरी है। रिस्क और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए भी रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च भी होती है, ठीक है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस की किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है, और जॉब सेटिस्फेक्शन स्टडी के लिए भी रिसर्च की जाती है कि हमारे पास जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो अपने इस काम से खुश हैं या फिर नहीं हैं। और रिक्रूटमेंट इफेक्टिवनेस भी ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च का पार्ट है। स्ट्रेटेजिक रिसर्च भी होती है, जैसे इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग, ये सब किसका पार्ट होगा? हमारा स्ट्रेटेजिक रिसर्च का पार्ट होगा। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च देखते हैं। एक अगर हम नेचर के हिसाब से देखें डेटा के, तो पहली आती है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर नॉन न्यूमेरिक चीज़ आएंगी, ठीक है, इसके अंदर नंबर्स वाली चीज़ नहीं आएंगी, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ आएंगी, जैसे एटीट्यूड, बिहेवियर वगैरह। जिन चीज़ों को हम नंबर में नहीं नाप सकते वो चीज़ें हमारी होंगी क्वालिटेटिव का पार्ट। इसके अंदर हम किस तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं? इंटरव्यू करते हैं। तो जब हम किसी इंसान का इंटरव्यू करेंगे तो हम उससे नॉन न्यूमेरिक चीज़ ही ज़्यादातर पूछेंगे, जैसे कि आपका नाम क्या है और आप यहाँ क्यों काम करना चाहते हो, फोकस ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशन एंड कंटेंट एनालिसिस, ये इसके मेथड्स होते हैं हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च करने के। यूज फॉर अंडरस्टैंड डीपिंग मीनिंग ओपिनियन मोटिव्स, ये इससे हमें डीपली मीनिंग समझ में आती है कि मतलब सामने वाला बेसिकली कहना क्या चाहता है, उसका ओपिनियन समझ में आता है, उस सामने वाले इंसान का हमें मोटिव समझ में आता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज दैट। और क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है जिसके अंदर हमारे नंबर्स इंक्लूड होंगे, न्यूमेरिक्स इंक्लूड होंगे और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगी, यानी कि ग्राफ वगैरह जिसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, पाई चार्ट वगैरह, ये सब चीज़ें जिसके अंदर यूज़ की जाएँ उस टाइप की रिसर्च को हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसको हम कैसे करते हैं? सर्वे कराकर, एक्सपेरिमेंट कराकर, न्यूमेरिकल एनालिसिस। सर्वे में नंबर्स तो आते हैं कि इतने लोग ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और इतने लोग ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो उसका ग्राफ बना दिया कि ए प्रोडक्ट को इतने लोग यूज़ कर रहे हैं, बी प्रोडक्ट को इतने लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस टाइप की रिसर्च क्या कहलाई जाती है? हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाई जाती है। और ये किसके लिए सूटेबल है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए और जनरलाइजेशन के लिए, कि हमने हाइपोथेसिस बना लिया कि अराउंड 50% लोग हमारा प्रोडक्ट लाइक करते हैं, बट हमने फिर सर्वे कराया तो हमारा निकला कि क्या नाम है 55% लोग यूज़ करते हैं, तो हाइपोथेसिस हमारी गलत साबित हुई। तो अब अपनी हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ करते हैं। और टाइम डायमेंशन के अकॉर्डिंग देखें अगर हम, एक होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और दूसरी होती है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। ये हमारी ओवर टाइम हर थोड़े टाइम बाद ये स्टडी कंडक्ट की जाती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च वाली, जैसे कि जो ट्रेंड्स चेंज हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में जो रिसर्च की जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर दे रखे कि हमारे देश की इनकम पिछले 10 सालों में कितनी बढ़ी, तो ये हम टाइम टू टाइम करेंगे ये चीज़। अब ऐसा थोड़ी है कि एक बार करके भूल गए कि चलो एक बार बढ़ गई, अब शायद ही कभी बढ़े, ऐसा थोड़ी होता है। इसके अंदर आपको प्रॉपर्ली रिसर्च करना बार बार ज़रूरी है। तो इस टाइप की रिसर्च जो क्या नाम है ओवर टाइम की जाए, इस टाइप की रिसर्च क्या कहलाई जाती है? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च आती है उसके बाद। ऑब्जर्व डिफरेंट सब्जेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, ये एक ही टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेती है। और इसके फ़ायदा क्या है? ये क्विक होता है, यानी ईजिली हो जाता है और लेस एक्सपेंसिव होता है, इसके अंदर खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता। जैसे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन का सर्वे वगैरह, ये सब चीज़ें हमारा किसका पार्ट होंगी? हमारी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का पार्ट होंगी।
अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो थिंग आती है बेस्ड ऑन पर्पस। एक होता है फंडामेंटल रिसर्च और एक होता है अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च बेसिकली वो रिसर्च होती है जो एम्स टू कंट्रीब्यूट टू थ्योरी एंड नॉलेज। जो थ्योरी एंड नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें कंट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। इसके अंदर हम कोई बेसिकली नई चीज़ नहीं स्टार्ट करते, कोई नई एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं करते। ये इंसान के खुद के समझने के लिए होती है ये रिसर्च जो कहलाई जाती है। जैसे इंसान को किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ समझना है तो वो उसके बारे में रिसर्च करने स्टार्ट कर दी उसने, ठीक है। उसने उसके बारे में जो भी अवेलेबल था ऑफलाइन ऑनलाइन सब पढ़ा, ठीक है। और उसका कुछ ये नहीं था कि इसके अंदर वो अपनी कुछ ऐड करे चीज़ें, वो बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी लर्निंग के लिए चीज़ें सीख रहा था। तो इस टाइप की रिसर्च क्या कहलाई जाएगी? फंडामेंटल रिसर्च। और जो रिसर्च बेसिकली कोई प्रॉब्लम आ गई देश के अंदर या फिर कहीं पर भी तो उसको सॉल्व करने के लिए रिसर्च की गई कि मतलब मैं रिसर्च करूँगा और उसके बाद जो सोल्यूशन निकलेगा उसको अप्लाई भी करूँगा, ठीक है। इस टाइप की रिसर्च क्या कहलाई जाएगी? अप्लाइड रिसर्च। अगर हम ऊपर देखें उसके अंदर हम सिर्फ एक तरीके से अपनी लर्निंग के लिए, अपनी थ्योरी बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कर रहे थे। इसके अंदर हमारा कोई मकसद नहीं था कि कोई प्रॉब्लम हो गई उसको सॉल्व करना है, ये जस्ट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे थे। तो अप्लाइड रिसर्च उसका बेसिकली उल्टा है कि हम चीज़ें तो करते हैं वो इस वजह से करते हैं ताकि उस चीज़ को जो हमारा सोल्यूशन निकले उससे वो हम अप्लाई कर पाएँ, ठीक है ना। जैसे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं हमारे आसपास में उन चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। ये जो हम थ्योरीज़ हम निकालेंगे पढ़ लिख कर, जो रिसर्च करके हम निकालेंगे उसको हम अपनी रियल लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अप्लाई कर पाएँ, इस टाइप की रिसर्च कहलाई जाती है अप्लाइड रिसर्च। और अप्रोच के हिसाब से दो टाइप की होती है, एक होती है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, एक होती है एम्पेरिकल रिसर्च। ये कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, थ्योरीज़ पर बेस्ड होती है, ठीक है ना। इन्वॉल्व री इंटरप्रेटिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, जो जर्नल्स छपे हुए हैं, जो विकिपीडिया पर है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल है, उसी के अंदर क्या नाम है, उसी को पढ़ना, उसी के बारे में जानना कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कहलाया जाता है। तो और मगर एम्पेरिकल रिसर्च उसका उल्टा होगा कि मतलब हम खुद जाकर चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, खुद जाकर समझ रहे हैं। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन चीज़ें पढ़ नहीं रहे हैं इसके अंदर हम खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जगह जाकर उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उससे अपने रिजल्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। डेटा हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं। इस टाइप की रिसर्च क्या कहलाई जाएगी? कॉन्सेप्चुअल, वो एम्पेरिकल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च के अंदर हम जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको पढ़ते हैं और एम्पेरिकल रिसर्च में हम प्रैक्टिकली खुद जाकर वो रिसर्च करते हैं, ठीक है। अब आगे जो चलते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी गुड रिसर्च की। एक अच्छी रिसर्च किसको बोला जाएगा? जो पर्पसफुल हो। सबसे पहले क्या होगा? पर्पसफुल हो, उसके ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो। मान लीजिए हमें कुछ सर्वे करना है, हमें किसी कार्स के बारे में सर्वे करना है कि लोग कौन सी कार प्रेफर करते हैं ज़्यादा, इलेक्ट्रिक या फिर पेट्रोल वाली, ठीक है ना, तो फ्यूल वाली। तो इसके अंदर हमारा ये पर्पस पहले से ही डिफाइन है। तो एक अच्छी रिसर्च किसको बोलेंगे? जिसके अंदर पहले से पर्पस डिसाइड हो। अब हमें पता ही नहीं कि हमें रिसर्च किस बारे में करनी है तो उस रिसर्च को करने का फ़ायदा भी नहीं है। और सिस्टमेटिक तरीके से वो रिसर्च की जाए, ठीक है। जो पूरा स्ट्रक्चर है रिसर्च करने का कि पहले क्वेश्चनर बनाया जाए, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया जाए, फिर उसके बाद उसकी समरी निकाली जाए। जो पूरा तरीका जो है रिसर्च करने का उस तरीके से उसकी रिसर्च करनी चाहिए। उन लोगों को उससे रिलेटेड क्वेश्चनर बनाना चाहिए कि लोग मोटर बाइक्स या फिर कार्स के अंदर क्या प्रेफर करते हैं, क्या नहीं प्रेफर करते। फिर जो क्वेश्चनर से रिज़ल्ट आए हों, फिर और रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें, फिर जो भी वो इंसान समझे उसके बाद उसका एक तरीके से बेसिकली रिज़ल्ट निकाले। तो इस टाइप की रिसर्च क्या कहलाई जाएगी? सिस्टमेटिक रिसर्च कहलाई जाएगी। और जो हो लॉजिकल हो, इलॉजिकल कुछ भी ना हो उस रिसर्च के अंदर, ठीक है। हर चीज़ के पीछे का रीज़न हो और हर चीज़ के पीछे की थ्योरी हो, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हमने लॉजिकली अपने माइंड से डाल दी। और एम्पेरिकल होनी चाहिए, जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ, एविडेंस बेस्ड, यानी आप जो भी लिख रहे हो रिसर्च के अंदर अपनी, उसका आपके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते। तो जो एक अच्छी रिसर्च होगी वो एम्पेरिकल होगी, उसके अंदर आपको एविडेंस भी मिल जाएंगे कि ये बात जो बोली गई है वो इस रेफरेंस में बोली गई है, ठीक है ना। और अगला है आपका रेप्लिकेबल, यानी कि अगर आप उस रिसर्च को सेम चीज़ किसी और चीज़ पर अप्लाई करो तो आपको सेम रिज़ल्ट मिले। ऐसा ना हो कि आपने कुछ थ्योरी दी, बस वो आपकी ही चीज़ पर एप्लीकेबल हो रही है और दुनिया के अंदर किसी इंसान की चीज़ पर एप्लीकेबल नहीं हो रही है आपकी रिसर्च। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द रिसर्च शुड बी रेप्लिकेबल, कि वो आपकी रिसर्च पर भी
क्या नाम है सेम रिज़ल्ट आए और बाकी जो लोग भी रिसर्च करें उस पर भी सेम रिज़ल्ट आए। और एथिकल होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए और प्राइवेसी के साथ की जानी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि आपने बिना किसी इंसान की कंसेंट के उससे फॉर्म वगैरह भरवा लिया और या फिर उसकी प्राइवेसी लीक कर दी, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी रिसर्च के अंदर। और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपको अपना पर्सनल बायस नहीं डालना कि मुझे ऐसा लगता है। ये चीज़ आपको अपनी रिसर्च के अंदर ऐड नहीं करनी। जो आपने डेटा कलेक्ट करा है उसके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन निकल रही है आपको वही डालनी है। आप अपने माइंड का कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। और ये वेरीफाइबल होनी चाहिए। रिजल्ट कैन बी कन्फर्म बाय अदर, यानी कि जो आपका रिजल्ट आए वो ऐसा नहीं कि आप ही सही कह रहे हो, आपके अलावा जो हर इंसान उसको पढ़े वो भी आपकी रिसर्च को सही बोले कि मतलब इस इंसान ने कुछ गलत चीज़ नहीं निकाली, इस इंसान ने जो रिसर्च की है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसके अंदर कोई खराबी नहीं है। और 9th है आपका कि वो एक्यूरेट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए, कि जितना भी डाटा आपने कलेक्ट करा है वो करेक्ट सोर्सेज से कलेक्ट किया हो। ऐसा ना हो कि कहीं पर उल्टी सीधी खबर छपी थी उसके हिसाब से आपने कर दिया, और ताकि रिसर्च जो आपने दी है उस पर लोगों को भरोसा हो। और जनरलाइजेबल होनी चाहिए जो लास्ट है, ठीक है, कि मतलब आप लार्ज पॉपुलेशन पर उसको ईज़िली अप्लाई कर पाओ, ठीक है, हर किसी इंसान के लिए आपकी उस रिसर्च को समझना ईजी हो जाए। ऐसा ना हो कि किसी ख़ास पर्टिकुलर सेक्शन के लिए वो रिसर्च की गई हो, आपकी जनरलाइज रिसर्च होनी चाहिए। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। अब स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस हैं जो कि हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने मीनिंग देखी कि रिसर्च होता क्या है। रिसर्च एक सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव तरीका होता है जिसके अंदर हम गैदर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और एनालाइज करते हैं डेटा को। फिर उसके बाद हमने देखी 2 डेफिनेशन, जो कि एक दी थी क्लिफोर्ड वुडी ने और दूसरी दी थी केरलिंगर ने। फिर हमने देखा था कि स्कोप ऑफ रिसर्च क्या है, कि रिसर्च कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है बेसिकली, एकेडमिक में, बिजनेस में, गवर्नमेंट में, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस। और अगर एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च इन बिजनेस की, मतलब बिजनेस के अंदर रिसर्च की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है। एक होती है हमारी मार्केटिंग रिसर्च, और उसके बाद आ गई ऑपरेशन रिसर्च, फाइनेंशियल रिसर्च, ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च, स्ट्रेटेजिक रिसर्च। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च देखी। पहले देखी नेचर के हिसाब से, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में नॉन न्यूमेरिक, क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिक डाटा। फिर टाइम के हिसाब से देखी लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल वो जो ओवर टाइम की जाए, और क्रॉस सेक्शनल जो सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर की जाए। और पर्पस के हिसाब से देखी तो फंडामेंटल और अप्लाइड, ठीक है। और अप्रोच के हिसाब से देखी तो कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल। कॉन्सेप्चुअल जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरीज पर बेस होती है, और एम्पेरिकल जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है। और कैरेक्टरिस्टिक एक ही अच्छी गुड रिसर्च हम किसको बोलेंगे? जो कि पर्पसफुल हो, सिस्टमेटिक हो, लॉजिकल हो, एम्पेरिकल हो, रेप्लिकेबल हो, एथिकल हो, ऑब्जेक्टिव हो, वेरीफाइबल हो, एक्यूरेबल हो, रिलायबल हो, जनरलाइजेबल हो। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको इसके पार्ट 2 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।